हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है रेलवे की एग्जाम डेट आ चुकी है। 2 महीने से भी कम समय है हमारे पास। आप सभी पढ़ने में लग गए होंगे। अगर स्टार्ट नहीं किया है तो मेरे भाई अभी भी 2 महीना है, स्टार्ट कर दीजिए। देखो, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उस तना से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषकर रेलवे की हर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो या फिर आरपीएफ हो, इन सभी परीक्षाओं में जड़ से, तना से, पत्तियों से, पुष्प से और भैया फल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो सबसे इजी और सबसे जो कठिन, मैं इजी भी कह सकता हूँ और सबसे कठिन भी कह सकता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मेरे भाई तना से। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू क्या है। आलू एक जड़ है या फिर तना है या पत्ती है या फिर बीज है। इस तरीके से आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे परकंद के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, कंद के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, घनकंद के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, सलकंद के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, है कि नहीं है। और वायवीय तने के रूपांतरण में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अर्धवायवीय तने के रूपांतरण में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम आपको सारी चीजें डिटेल में समझाएंगे। आज की क्लास में आपका मैं तना से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेके आया हूं और सभी क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट के साथ में करवाने वाला हूं। लास्ट क्लास से मैंने आपको जड़ के बारे में बताया था। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। चलिए भैया, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग क्या लगाओगे? हेडिंग लगाना है आपको स्टेम। स्टेम अर्थात तना। और तना को हम किस में पढ़ते हैं? तना को पढ़ते हैं भैया हम प्लांट मॉर्फोलॉजी में। प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप आकारिकी। ठीक है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या है, पादप आकारिकी क्या है। पादप के बाहरी भागों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उस शाखा को कहा जाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। जैसे कि पादप के बाहरी भाग क्या क्या है? आपको बाहर से क्या क्या दिखाई देता है? फल, फूल, जड़, तना और पत्ती। तो इस प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम फूल के बारे में, फल के बारे में, जड़ के बारे में, तना के बारे में, पत्तियों के बारे में पढ़ते है कि नहीं है। और यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर थंबनेल में भी लगा रखे हैं। तो जड़ के बारे में मैं आपको कल पढ़ा चुका, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जा करके देख लेना। आज के इस वीडियो में हम तना के बारे में बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तना से आज तक रेलवे में, एसएससी में और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चनों का मैं संग्रह लेके आया हूं आपके सामने। सभी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाने वाला हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, अगर आपने मुझे ये जो क्लास होगी अगर 1 घंटे की हुई तो 1 घंटा का समय दे दिया तो मैं आपको बता दूं आज के बाद में तने से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सारी चीजों को हम आसान भाषा में समझेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो तने से ये रहा भैया हमारे स्क्रीन पर पहला प्रश्न। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जो तना होता है ना, देखिए भैया ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तना होता है, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, जिसे पॉजिटिव फोटोट्रोपिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, जिसे नेगेटिव जियोट्रोपिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है ए व बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है भैया ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, जिसे आप नेगेटिव फोटोट्रोपिक कहा जाता है। बताइए जो तना होता है वो इनमें से कौन सा है? चारों में से आपको राइट आंसर देना है। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना भैया, तो ये समझ लेना कि जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना उनको भी पता नहीं रहता कि भैया ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है बहुत शानदार, जबरदस्त, तड़कता भड़कता। इस क्वेश्चन का आंसर देना इजी नहीं है मेरे भाई। जिसने एनसीईआरटी पढ़ रखी है वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, अन्यथा इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत कठिन हो जाता है मेरे भाई।
समझ रहे हो आप मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब ध्यान से समझना। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम की सहायता से सारी चीजें समझेंगे हम। ठीक है, ये मैंने एक पौधा बनाया। देखो, इसमें मैंने सारी चीजें बना दी मेरे भाई। अगर आपने ध्यान से देखा है तो ये पौधा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें ये जड़ है, ये रूट है। ठीक है, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग है भैया आपका तना, यानी कि स्टेम। ठीक है, ये क्या है आपकी? ये आपकी पंखुड़िया है, यानी पंखुड़िया का मतलब, सॉरी पंखुड़िया नहीं है, ये आपकी पत्तियां है। क्या है ये? पत्ती है। ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने भैया फल बनाया है। ठीक है, ये कली निकली हुई है तो कलियां लिख दी, और ये पुष्प है। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। भाई यहाँ तक आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये डायग्राम आप अच्छे से जानते हो। इस डायग्राम में जो जो चीज़ें मैंने बनाई है उनका नाम भी आप अच्छे से जानते हो। ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ये कली है, ये फल है और ये पुष्प है। इतनी बात क्लियर है। मैंने आपसे पूछा है कि जो तना होता है ना, वो क्या होता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती क्या होता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती क्या होता है कि नहीं है? तो इन चीज़ों के बारे में समझते हैं। ध्यान से समझना मेरी बातों को। देखो, तना जो वृद्धि करता है ना, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी धरातल है, यानी कि जमीन है, तो तना जो वृद्धि करता है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है, ऊपर की ओर। तो सूर्य किधर है? सूर्य का प्रकाश किधर से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है। भाई सूर्य उधर है, ऊपर है, तो सूर्य के प्रकाश की दिशा में जो गति करता है तो उसे कहा जाता है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। और सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में अगर कोई गति करता है तो वो होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। जैसे कि अगर जड़ जो होती है वो जड़ नीचे की ओर गति करती है, तो जड़ जो होगी वो सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में गति कर रही है। विपरीत दिशा में, सूर्य का प्रकाश ऊपर की ओर है लेकिन ये विपरीत दिशा में जड़ नीचे की तरफ जा रही है, तो वो हो गई ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। और सूर्य के प्रकाश की दिशा में अगर कोई चीज गति कर रही है, जैसे कि तना ऊपर की ओर गति करता है, सूर्य के प्रकाश की ओर गति करता है, तो वो हो गया मेरे भाई धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। पहली चीज समझ में आ गई? बोलो, पहली चीज समझ में आ गई कि भाई धनात्मक प्रकाशानुवर्ती क्या होता है और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती क्या होता है। सूर्य के प्रकाश की दिशा में अगर कोई चीज गति कर रही है तो वो धनात्मक है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है। और सूर्य के विपरीत दिशा में, जैसे कि जड़ है, अब जड़ नीचे की ओर गति करती है तो विपरीत दिशा में गति कर रही है कि नहीं है? तो वो होता है मेरे भाई ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। बात क्लियर? ध्यान से समझ लेना। रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। फिर आप सोचते हो हमने तो पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? यहीं से ही आते हैं मेरे भाई सब क्वेश्चन। दूसरी बात, एक मैंने लिखा है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने देखा है, सेव को ऊपर से नीचे की तरफ डालने पर, भाई सेव है वो पेड़ से नीचे की तरफ आता है कि नहीं है? देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज है, अगर आप उसे हवा में इस तरीके से पटकते हो तो वो कहाँ पे जाती है? वो नीचे की तरफ जाती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में अगर कोई चीज गति करती है तो वो धनात्मक है। गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में अगर कोई चीज गति करती है तो वो ऋणात्मक है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है? तो तना आपने देखा भाई, ऊपर से चीज अगर कोई पटकने पर वो नीचे की ओर गति करती है तो वो धनात्मक है कि नहीं है? अगर नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका मतलब है कि वो ऋणात्मक है कि नहीं है? गुरुत्वाकर्षण का बल यही तो कहता है कि अगर ऊपर से कोई चीज है तो वो नीचे की तरफ जिस बल से आ रही है वो गुरुत्वाकर्षण बल से आ रही है मेरे भाई। भाई ऊपर से कोई चीज छोड़ने पर जो नीचे की तरफ आती है, पृथ्वी की तरफ आती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। तो तना देखो, तना ऊपर की तरफ जा रहा है, तना ऊपर की तरफ जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जा रहा है।
इस वजह से ये ऋणात्मक जो तना होता है वो ऋणात्मक तो होता है मेरे भाई गुरुत्वानुवर्ती। देखो अब दोबारा से समझाता हूँ, ध्यान से समझना कि तना जो होता है ना वो सूर्य के प्रकाश की दिशा में और जाता है। तो अगर तना सूर्य के प्रकाश की दिशा में जा रहा है तो वो हो गया मेरे भाई धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। ठीक है। और तना जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कहता है कि भैया अगर कोई चीज ऊपर है तो अगर आप उसे छोड़ते हो तो वो पृथ्वी की ओर जाती है, नीचे की ओर जाती है। तो तना जो है वो पृथ्वी के अंदर थोड़ी ना जा रहा है, पृथ्वी की ओर थोड़ी ना जा रहा है, वो विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जा रहा है आपका तना, इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। बोलो चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, या फिर एक बार और रिवीजन करवाया जाए। इस वजह से आपका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर ए और बी। बताओ सब चीजें याद करवा दूंगा, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाहर का मतलब यह है कि भैया आपको किसी अन्य जगह पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तने से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आप मुझे समय देते हो तो। बस शर्त यह है आपको समय देना पड़ेगा भैया। भैया समय दोगे तभी तो हम आपको कुछ सिखा पाएंगे। वैसे क्या, वैसे तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जिसमें पढ़ते रहो पढ़ाते रहो, वैसे मजे हो रहे हैं, कुछ नहीं है। देखो भैया सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है और तना जो है वो नीचे से ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है। भाई ऊपर की ओर ही तो वृद्धि करता है, छोटा पौधा होता है फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। तने में वृद्धि हुई तभी तो जाकर के पेड़ पौधे में वृद्धि होती है। तो सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है कि नहीं। बस सूर्य का प्रकाश किस दिशा में आ रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर से आ रहा है, तो सूर्य के प्रकाश की ओर जा रहा है, सूर्य के प्रकाश की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये है मेरे भाई धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिक। और गुरुत्वाकर्षण का बल कहता है कि अगर ये फल है, अगर ये फल है इस पेड़ पर या सेब है, कुछ भी मान लीजिए, अगर ये टूटा, अगर ये यहां से टूटा तो ये गति करेगा भैया नीचे की ओर। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल ये कहता है कि अगर कोई चीज हवा में है और अगर आप उसे छोड़ते हो तो वो पृथ्वी की ओर जाएगा। किसके कारण जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जाएगा। तो तना तो ऊपर की तरफ जा रहा है मेरे भाई, तो विपरीत दिशा हुई या नहीं हुई, विपरीत दिशा हुई या नहीं हुई, हुई मेरे भाई, इसलिए इसे कहा जाता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, है कि नहीं है। तो तना जो होता है वो याद रखना वो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ऐसे ही आपसे जड़ के बारे में पूछा जा सकता है, तो जड़ सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में जा रही है तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती हो जाएगी आपकी जड़। और गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर ही जा रहा है, तो ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाएगी मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बातों को। तो जड़ के बारे में भी लिखूं क्या, वैसे मैंने आपको जड़ वाला चैप्टर में बताया था, नहीं बताया था क्या, हाँ बल लिख देता हूं। जड़ जो होती है वो होती है मेरे भाई धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ठीक है, और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो, सूर्य की ओर जा रही है तो भैया धनात्मक है, सूर्य के विपरीत दिशा में जा रही है तो ऋणात्मक है, गुरुत्वाकर्षण के बल की ओर जा रही है तो धनात्मक है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जा रही है तो भैया ऋणात्मक है। सीधी सी बात है। तो आपकी जड़ हो जाती है मेरे भाई धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, ठीक है। और आपका जो तना है वो हो जाता है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। बोलो चीजें क्लियर, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छे से चीजें बिल्कुल भी नहीं रटाऊंगा, आपको सारी की सारी चीजें याद करवा दूंगा। देखो जड़ में क्या होता है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। जड़ में होता है जाइलम उत्तक जो जल का परिवहन करता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है जिसके तहत भोजन बनता है, और इसमें फ्लोएम उत्तक पाया जाता है जो भोजन का परिवहन करता है। बात क्लियर है मेरे भाई। तो फ्लोएम उत्तक ऊपर पाया जाता है यानी कि पत्तियों में पाया जाता है, जाइलम उत्तक नीचे पाया जाता है। तो जल और भोजन का जो स्थानांतरण होगा वो किसकी सहायता से होगा, भैया तनाई तो पहुंच रहा है। एक तना एक ऐसी चीज है जो पत्तियों को भी जोड़ता है और जड़ को भी जोड़ता है।
तो इस तने का और क्या काम है, ये जल और भोजन के स्थानांतरण में भी सहायक होता है। इसके अलावा जो तना होता है मेरे भाई, वो पत्तियों को भी ग्रहण किए हुए रहता है, कली को भी ग्रहण किए हुए रहता है, फल को भी ग्रहण किए हुए रहता है, पुष्प को भी ग्रहण किए हुए रहता है, शाखाओं को भी ग्रहण किए हुए रहता है। तो इन सभी चीजों को ग्रहण किए हुए कौन रहता है, आपका तना रहता है। याद रखना मेरे भाई, तना में भी कायिक प्रवर्धन होता है। अभी कायिक प्रवर्धन क्या, आगे हम आपको बताएंगे, पहले बताओ। हाँ, इसके अलावा जो नया नया पौधा होता है, तो नए नए पौधे में जो तना होता है वो हरे रंग का होता है मेरे भाई, उसे सेसव तना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेसव तना। चलो ये पूंछता नहीं है, छोड़ो, सेसव तना कहा जाता है। और जो पुराना होता है वो परिपक्व तना कहा जाता है, उसका रंग भूरा होता है कि नहीं है, और उससे लकड़ी प्राप्त होती है, वो काष्ठीय होता है। बस इतना याद रखना है। ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है भैया तने के बारे में, जिनके बारे में आप सभी को पता होना जरूरी है कि भैया एक्चुअली में तना है क्या। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम। अब तना से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पर बात करते हैं। ध्यान से समझना, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आपने ध्यान से नहीं समझा, ध्यान से नहीं सुना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चैनल पर नया तो मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए। ओके, देखिए भैया ध्यान से समझना मेरी बात। इस क्वेश्चन में जो आपको जानकारी देने वाला हूं ना मेरे भाई, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे में बार बार पूछी जाती है मेरे भाई, इसलिए ध्यान से समझ लेना मेरी बातों को। मेरा सिर दर्द कर रहा है, पता नहीं आज क्यों दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है। देखो, जड़ के रूपांतरण हमने पढ़े, मूसला जल के रूपांतरण पढ़े, अपस्थानिक जल के रूपांतरण पढ़े हमने लास्ट क्लास में। तो भैया जो तना होता है ना, उस तना के भी रूपांतरण होते हैं। तने के 3 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। एक होता है वायवीय रूपांतरण, एरियल मॉडिफिकेशन, दूसरा होता है भूमिगत रूपांतरण, और तीसरा होता है अर्धवायवीय रूपांतरण। इनके एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बात आती है, उसको ध्यान से समझना है आपको भाई। मेन बात तो वही है। तो निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो भैया आपको पता है, लास्ट क्लास आपने अगर देखी है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद। क्योंकि शकरकंद के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भैया जो अपस्थानिक जो जड़ होती है उसका रूपांतरण है, और उसमें भी किसका, कौन सा रूपांतरण है? ये उदाहरण है भैया अपस्थानिक कदिल मूल का उदाहरण है। अपस्थानिक कदिल मूल का उदाहरण है। अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण में भी भैया अपस्थानिक कदिल मूल का उदाहरण है भैया ये। तो ये तो जड़ है भैया शकरकंद। तो शकरकंद क्या है? जड़ है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है। तने का रूपांतरण मेरे भाई शकरकंद ही नहीं है, क्योंकि ये तो जड़ का रूपांतरण है। लेकिन बाकी के जो प्याज है, अरबी है, आलू है, ये सभी मेरे भाई याद रखना, ये सभी तने के रूपांतरण होते हैं। देखो, मैंने अभी अभी आपको तने के 3 रूपांतरण बताए। पहला होता है वायवीय रूपांतरण, दूसरा होता है मेरे भाई भूमिगत रूपांतरण, और तीसरा होता है अर्धवायवीय रूपांतरण। तो पहले हम भूमिगत रूपांतरण के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेलवे का फेवरेट टॉपिक है वो भूमिगत रूपांतरण है मेरे भाई। वो रूपांतरण है मेरे भाई, वो भूमिगत रूपांतरण है। किसका? तने का। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। इस भूमिगत रूपांतरण के भी 4 भाग होते हैं। पहला होता है कंद, जिसे ट्यूबर कहा जाता है। दूसरा होता है घनकंद, जिसे कोर्म कहा जाता है। सी होता है परकंद, जिससे राइजोम कहा जाता है। और डी होता है सलकंद, जिससे बल्ब कहा जाता है। बोलो, ये 4 ना जाने आपकी एग्जाम में ऐसे कितने क्वेश्चन पूछे गए भैया। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो ये है।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा कंद का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा घनकंद का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा प्रकंद राइजोम का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा सलकंद यानी कि बल्ब का उदाहरण है। बोलो भैया बोलो, इस तरीके के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, वास्तव में ही पूछे जाते हैं मेरे भाई। याद रखना जो कंद होता है, इस कंद का उदाहरण होता है मेरे भाई आलू। क्या होता है? आलू। कंद का उदाहरण क्या है? आलू है। घनकंद का उदाहरण क्या है? इसका होता है मेरे भाई जमीकंद, और एक होता है मेरे भाई इसका क्या बोलते हैं उसे, जमीकंद, और एक होता है सलकंद, शकरकंद होता है वो, शायद देख लेता हूँ ताकि आपको गलत ना हो मेरे भाई। अरबी होती है यार, अरबी होती है मेरे भाई, अरबी। अरबी की सब्जी खाई है आपने? अरबी होती है। कन्फ्यूज हो जाते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों में, मैं भी हो गया। जो परकंद होता है इसका उदाहरण होता है अदरक और हल्दी, और सलकंद का उदाहरण होता है भैया प्याज और लहसुन। देखो भैया, थ्योरेटिकल चीजें हैं, रटना तो आपको पड़ेगी भाई, रटनी तो आपको पड़ेगी। ये आपका जो तना होता है ना, तना, इस तने का भूमिगत रूपांतरण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है कंद, इसे ट्यूबर कहा जाता है। दूसरा होता है घनकंद, इसे कोर्न कहा जाता है, कोर्न। तीसरा होता है प्रकंद, से राइजोम कहा जाता है। चौथा होता है सलकंद, से बल्ब कहा जाता है। तो कंद का उदाहरण आपसे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो परकंद से और कंद से पूछा जाता है। घनकंद से और सलकंद से भी क्वेश्चन आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर कंद। अब मेरे साथ अगर आप 2-3 बार बोलोगे तो चीजें आपको आसान लगने लगेगी। बोलो कंद, आलू। तो कंद का उदाहरण क्या है? आलू। आलू किसका उदाहरण है? कंद का। कंद किसका उदाहरण है? आलू का। आलू किसका उदाहरण है? कंद का। घनकंद का उदाहरण क्या है? जमीकंद और अरबी। जमीकंद और अरबी किसका उदाहरण है? घनकंद का। घनकंद किसका उदाहरण है? यानी कि घनकंद का उदाहरण क्या है? जमीकंद और अरबी। जमीकंद और अरबी किसका उदाहरण है? घनकंद का। परकंद का उदाहरण क्या है? अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी एक जैसी तो होती है भाई, अदरक और हल्दी एक जैसी तो होती है। तो परकंद राइजोम का उदाहरण क्या है? राइजोम का उदाहरण है मेरे भाई अदरक और हल्दी। अदरक किसका उदाहरण है? राइजोम का। परकंद का। हल्दी किसका उदाहरण है? राइजोम का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अदरक क्या है, तो तने का भूमिगत रूपांतरण है। तने का भूमिगत रूपांतरण है। अगर आपसे हल्दी के बारे में पूछा जाए तो तने का भूमिगत रूपांतरण है। अदरक के बारे में पूछा जाए तो तने का भूमिगत रूपांतरण है। तने का भूमिगत रूपांतरण है मेरे भाई अदरक। जमीकंद क्या है? जमीकंद भी एक प्रकार का तने का भूमिगत रूपांतरण। आलू क्या है? आलू मेरे भाई तना है, और ये भूमिगत रूपांतरण है तने का, है कि नहीं है? और इस भूमिगत रूपांतरण में भी किसका है उदाहरण आपका? तो याद रखना है कंद का उदाहरण है। ठीक है, ये सारी चीजें याद हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? आगे चले। ओके, देखिए भैया, यहां तक की बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहां तक? मैं कह रहा हूं इन चीजों को याद कर लो मेरे भाई। कंद, आलू। आलू किसका उदाहरण है? कंद का उदाहरण है। याद रखना, आलू, जमीकंद, अरबी, अदरक, हल्दी, प्याज और लहसुन, ये सभी तने के भाग होते हैं। ये सब तना होते हैं। ये सब क्या होते हैं? तना होते हैं। तने के रूपांतरण है ये, याद रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्याज क्या है, तो तने का रूपांतरण है कि नहीं? लहसुन क्या है? तने का रूपांतरण है। अदरक और हल्दी क्या है? तने के रूपांतरण है, और है क्या? लेकिन याद रखना है कि तने में भी किस प्रकार का रूपांतरण है? वायवीय है, अर्धवायवीय है, या फिर भूमिगत है? तो याद रखना मेरे भाई भूमिगत है। अब मैं आपको अर्धवायवीय और वायवीय भी पढ़ाने वाला हूँ। एरियल मॉडिफिकेशन और सब एरियल मॉडिफिकेशन के बारे में भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, वो यही पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। अभी मैं आपको आगे आने वाले 3, 4, 5 क्वेश्चन इसी जगह से करवाने वाला हूँ। तो बताओ, प्याज, अरबी और आलू क्या है? ये भैया भूमिगत रूपांतरण है तने के। तो जिसमें प्याज क्या है? प्याज आप देख सकते हो एक सलकंद का उदाहरण है। अरबी क्या है? अरबी घनकंद का उदाहरण है। आलू क्या है? कंद का उदाहरण है मेरे भाई। तो बोलो, चीजें आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही मेरे भाई? मेरे भाई टाइम देना पड़ेगा यार,
अगर आप मुझे टाइम दोगे तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सिखा करके जा सकता हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यकीन हो गया होगा अब तक तो, अगर आपने रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं या रेलवे की एग्जाम दी है तो आपको पता लग गया होगा कि वास्तविकता में यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपको जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। उसमें लगभग 7-8 क्लासें हो चुकी है, 1-2 दिन वो चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो जनशताब्दी एक्सप्रेस एक ऐसा बैच है जो रेलवे वालों के लिए मैंने स्टार्ट किया था। 1 फरवरी से उसकी शुरुआत की थी। 1 फरवरी से मैंने उस बैच की शुरुआत की थी, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआर विजय, आरपीएफ की कोई सी भी एग्जाम हो, इन सभी में बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत अच्छे से करवाए। कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए। इतनी बात क्लियर है? बोलो, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें याद रखना है आपको भैया, कंद, घनकंद, प्रकंद और सलकंद। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन इसी पर आधारित है सारे के सारे। ये भूमिगत रूपांतरण के उदाहरण है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आलू क्या है? बताइए, आलू क्या है मेरे भाई? आलू जड़ है, तना है, या फिर फल है, या फिर कली है? क्या है? जड़ है क्या? हम तो यही सोचते हैं कि भैया जितने भी पादप होते हैं ना, जितने भी जो भूमि के नीचे पाई जाती है वो सभी जड़ है, यही सोचते हैं। और इसी गलतफहमी का शिकार होते हुए हम आज तक रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आए हैं। लेकिन आज के बाद में नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। भूमिगत तने के जो रूपांतरण थे उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। आलू है, जमीकंद है, अरबी है, अदरक है, हल्दी है, प्याज है, लहसुन है। ये सब क्या है? ये सब मेरे भाई तने के रूपांतरण है, और भूमिगत तने के रूपांतरण है जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। ये वो तने के रूपांतरण है। ठीक है, तो आलू के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना है कि आलू क्या है? एक प्रकार का तना है। और किस प्रकार का तना का रूपांतरण है? तो भूमिगत तना का रूपांतरण है। भूमिगत तने का रूपांतरण है। और भूमिगत तने में भी कंद का उदाहरण है। कौन? आलू। बोलो क्या चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही, मुझे ये बताओ। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आ रही होगी। मुझे नींद क्यों आ रही है यार? मैं सुबह 3 बजे सोया था, क्लास लेने लग गया, आपके लिए क्वेश्चन डालने लग गया, और फिर रिवीजन भी किया था। तो भैया पढ़ाते हैं तो पढ़ना तो पड़ता है, और आज शरीर में एनर्जी भी नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है, नींद आ रही है यार। पर क्लास नहीं छोड़ेंगे, चाहे नींद आए चाहे कुछ भी आए, चाहे खड़ा खड़ा मैं गिर जाऊं, लेकिन क्लास नहीं छूटेगी। क्लास छूटेगी जब आपकी पूरी होगी तब। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बहुत खतरनाक जानकारी देने वाला हूं मेरे भाई। ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना ना तो फिर क्वेश्चन आपका छूट सकता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूपांतरण है? बताइए। गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। जैसे ही आलू का नाम आपके दिमाग में आता है तुरंत आप समझ जाते हो कि भैया ये तने का रूपांतरण है। और तने में भी किसका? कंद का। लेकिन एक जबरदस्त तड़कता भड़कता एक क्वेश्चन और बताओ मैं आपको। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारियल का खाए जाने वाला जो भाग होता है वो भाग कौन सा होता है? बताइए। नारियल का खाए जाने वाला भाग, नारियल का खाया जाने वाला भाग, बताओ। नारियल का खाए जाने वाला भाग
कौन सा होता है, या फिर उस नारियल के खाए जाने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो याद रखना मेरे दोस्त, उसे भ्रूणपोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे भ्रूणपोष कहा जाता है। ठीक है। और नारियल में जो पानी होता है ना, वो बहुकेंद्रीय संरचना होती है। अगर आपने सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें जरूर आपको टीचर ने बताया होगा कि बहुकेंद्रीय संरचना एक्चुअली में क्या होती है। आप सभी को पता है केंद्रक द्रव्य के विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है भाई, पहले कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस। तो नारियल जो होता है ना, उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता ही नहीं है, सिर्फ केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है। इसलिए नारियल का जो पानी होता है वो बहुकेंद्रीय संरचना होती है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। बात क्लियर है? तो बोलो, इस तरीके से ही तो आपसे रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है यार, बहुत सारे क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो भर भर के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे। समझ लेना मेरे भाई, काम की चीजें पढ़ लेना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी, और हम है ना याद करवाने के लिए सब कुछ याद। चले आगे, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये रहा भैया आज का सबसे शानदार क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाले अदरक एक राइजोम है जो है। अरे भैया खाना बनाने में उपयोग करते हो क्या आप अदरक का? सब्जी में डालते हो, चाय में भी डालते होंगे। हम तो डालते हैं, आपको पता नहीं। देखो भैया, खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो है भूमिगत तना है, या वायवीय तना है, या अर्धवायवीय तना है, या फिर कोई नहीं। बताओ क्या आंसर होगा इसका? बताओ। अभी तो आप पढ़ के आए हो इसलिए बता दोगे कि ये इसका राइट आंसर ए है, यानी कि भूमिगत तना है। लेकिन जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तब आप कंफ्यूज जरूर होएंगे मेरे भाई। इसलिए याद रखना, कंद हो गया, घनकंद हो गया, परकंद हो गया, सलकंद, यानी कि जिसमें कंद कंद आ रहे हैं पीछे, वो सभी भूमिगत तने के उदाहरण है कि नहीं? और आलू जो है वो कंद का उदाहरण है, घनकंद का उदाहरण है जमीकंद और अरबी, है कि नहीं है? परकंद जिसे राइजोम कहा जाता है, और राइजोम यहां पर आ चुका है। यह है भैया परकंद। इसका उदाहरण क्या है? अदरक और हल्दी। ये तो आपसे क्वेश्चन में ही दिया गया है ये सारी चीजें, तो कि खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला जो अदरक होता है वो राइजोम है। बिल्कुल है भाई, राइजोम जो है भूमिगत तना है, वायवीय तना है, या अर्धवायवीय तना है। तो वायवीय तना और अर्धवायवीय तना के बारे में तो अब तक हमने पढ़ा ही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, भूमिगत तना। बात क्लियर है मेरे भाई? ठीक है। मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको हर रोज चैप्टर वाइज, फिलहाल वर्तमान के टाइम में मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, डीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबीजे में, आरपीएफ में पूछे गए हैं। ठीक है मेरे भाई। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में जो हम क्वेश्चन डालते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो वो समाप्त हो चुका है। मैंने वहाँ पर एक्सरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर चुका हूँ मैं यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में। आज सुबह 4 बजे से एक्सरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो चुका है हमारा, उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हो चुका है, तो इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। पढ़ लेना मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत काम के क्वेश्चन है। हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में 10 क्वेश्चन डालता हूँ। सुबह 4 बजे से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, रात को 10 बजे तक चलते हैं। हर 2 घंटे में आपको क्वेश्चन मिलता है। सुबह 4 बजे, फिर 6 बजे, 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर दोपहर में 2 बजे, 4 बजे, फिर शाम को 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, रात तक चलते रहते हैं। जिसका आंसर हर रोज 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार स्टूडेंट देते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, यानी कि लगभग 20 हज़ार के आसपास स्टूडेंट हमारे हर रोज इस यूट्यूब चैनल से होकर के गुजरते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई, काम की चीज़ें हैं, सब्सक्राइब कर लो, ज़िंदगी भर काम आएगी, है कि नहीं है? आपको नहीं तो आपके बच्चे को, छोटे बड़े भाई बहनों को, तो काम की चीज़ें तो बताते हैं मेरे भाई, है
है कि नहीं है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं आपको हर रोज़ 20-25 क्वेश्चन करवाता हूँ, पीडीएफ अपलोड कराता हूँ, अच्छी वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके पास समय 2 महीने का है, मानता हूँ कम है, आपको और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, बायोलॉजी का जो वेटेज है वो कम है, कम पूछी जाती है बायोलॉजी में भी, इस बात को मानता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। तो देखो सब चीज़ को टाइम देना पड़ता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, या फिर जीके हो, फिर बायोलॉजी क्यों ना हो। बायोलॉजी से 4-5 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे तो जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए पढ़ना तो पड़ता है मेरे भाई सब चीज़ें। वो आपको पता है सिलेक्शन 1 नंबर से रह जाता है तब पता है कितना दुख होता है। सब चीज़ों को बराबर टाइम दिया करो यार। और आप क्या सोचते हो कि भैया हम 100-150 क्वेश्चन की पीडीएफ पढ़ लेंगे तो हमारे सारे के सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे? मेरे भाई नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और जिस तरीके से आप सोचते हो ना, आपकी सोच है ना वो खराब है। आप क्या सोचते हो कि यार 100-150 क्वेश्चन डाल दिए सर ने तो क्या है कि भाई हमारा सिलेक्शन, हमारे कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। ऐसा किसने कहा कि अगर आपने 150 क्वेश्चन की अगर पीडीएफ पढ़ ली तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा? मेरे भाई उस 150 क्वेश्चन की समझ है क्या आपके पास? समझ निर्भर करती है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जैसे आपको दिया जा रहा है सेम वैसे को वैसे ही मिल जाएगा। तो 100 में से 90% चांस रहते हैं कि क्वेश्चन ऐसे कैसे ही नहीं मिलता। 10% अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वो क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाता है। उस क्वेश्चन की जानकारी और उस क्वेश्चन की समझ काम आती है मेरे भाई। एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है ना तो वो सोच समझ कर बनाता है कि मार्केट में कौन से क्वेश्चन उपलब्ध है और कौन से क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है। तो जो क्वेश्चन उपलब्ध है उन पर वो एग्जामिनर काम क्यों करेगा मेरे भाई? आप ही सोचो। जैसे कि अगर मुझे बनाने हो, अगर मुझे पेपर बनाना हो आपके, मुझे आपका बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन छांटने हो तो मैं यार यकीन नहीं करोगे, मैं 5 क्वेश्चन ऐसे आपको दे दूं कि जिंदगी में आपने कभी पढ़े भी ना हो। फिर मैं वो क्वेश्चन क्यों लेके आऊंगा यार जो दुनिया पढ़ रही है भैया, जो सब लड़के पढ़ के बैठे हैं मेरे भाई। 100-150 क्वेश्चन की मैं जो आपको पीडीएफ देता हूँ वो क्यों देता हूँ? ताकि आपके पास उनकी समझ आए। मैं क्यों करवाता हूँ? वैसे पीडीएफ ही डाल दो हर कोई है? बहुत सारी किताबें पड़ी हुई जिनमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, लोग तो उनको पढ़कर भी पास हो जाएंगे, इसका मतलब तो ये है मेरे भाई मेहनत करनी पड़ती है यार। क्वेश्चनों की समझ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, घंटों बर्बाद करने पड़ते हैं मेरे भाई, महीने, साल, कई बार तो 4-4, 5-5 साल स्टूडेंट खराब कर देते हैं मेरे भाई, तब जाकर के उनमें इन चैप्टरों की समझ आती है। 100-150 क्वेश्चन किसी चैप्टर के पढ़ने से कभी भी एग्जाम में पास नहीं होंगे। मेरे से पता है एक बार के स्टूडेंट क्या बोल रहे थे, क्या भैया आप जो पीडीएफ उपलब्ध कराते हो हमारे क्वेश्चन सेम टू सेम इसमें से मिल जाएंगे क्या? क्या हम आप पर विश्वास कर सकते हैं क्या? बोलो यार, अब बताओ मैं इनको क्या रिप्लाई दूं? सभी टीचर दे देंगे मेरे भाई 100-150 क्वेश्चन की पीडीएफ, उनको सारों को निकाल लेना, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है। नौकरी चाहिए, मेहनत करने में जोर आता है आपको। सुबह 3:30 बजे 4 बजे के आसपास सोया था, सुबह 7 बजे उठ गया, फिर आपके लिए कंटेंट तैयार किया, अब वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग करूंगा, अपलोड करूंगा, मेरे पास कौन सा स्टाफ है भैया? तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि दिन में आपको 2-3 क्लासें दूँ, लेकिन करूँ क्या, टाइम ही नहीं मिलता। इंस्टाग्राम पर नहीं, सॉरी, टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन डालने रहते हैं, यूट्यूब पर ट्यूशन डालने रहते हैं, वीडियो अपलोड करनी रहती है, मुझे खुद क्लास लेनी रहती है आपके लिए, फिर एडिटिंग करो, पढ़ाओ उनको, क्या क्या करे, एक ही तो इंसान है। टाइम से ना तो खाना है, कुछ भी नहीं है। 12:30 का टाइम हो चुका है, 12:11 हो चुकी है, खाना भी नहीं खाया अभी तक। क्यों मेहनत कर रहे हैं हम? आपके लिए ही कर रहे हैं भैया। मेहनत करो मेरे भाई, मेहनत करोगे तो कुछ अच्छा पाओगे यार, नहीं तो कुछ नहीं है, फिर ज़िंदगी वैसे ही ख़राब निकल जाएगी। ठीक है, तो चलो ये सारी बातें हैं यार, आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो यार, समझाऊँ क्या? मैं तो कोई है वो तो है नहीं हूँ कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको सारी चीज़ें समझा दूँ या फिर बहुत तगड़ा ज्ञान दे दूँ, नहीं भाई। यार दुख होता है जब हम मेहनत करते हैं ना, सामने वाला सीधा मांगता है ना, वो कहते हैं ना कि भाई, एक कहावत है हमारे देहाती में कि ऐसे ही कि भाई तुझे तो सीधा चाहिए, कहने का मतलब थाली में रोटी चाहिए, मेहनत करने में जोर आता है, कुछ नहीं है बस मुंह में खिलाने वाला हो, बस वो वाली बात है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत तना। फिर भी कोई बात नहीं है, जितना हो सकता है उतना हम आपको कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे।
क्लास छोड़ करके मत जाना, आगे के जो क्वेश्चन है वो तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो ये रहा भैया अगला क्वेश्चन। चले ओके, देखिए भैया ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? बताओ मेरे भाई। आपके ऑप्शंस है सूखे हुए प्रकंद से, सूखे हुए मूल से, मूल जड़ को कहा जाता है मेरे भाई, पर्णपत्ती को कहा जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी है सूखे हुए फल से, ऑप्शन नंबर डी है बीज से। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको बता क्या चुका हूं, हल्दी और जो अदरक होती है ना, हल्दी और जो अदरक, हल्दी और अदरक ये राइजोम के उदाहरण है। राइजोम का मतलब परकंद के उदाहरण है। और परकंद क्या है? एक भूमिगत तना का रूपांतरण है, ठीक है। तो भूमिगत तना का रूपांतरण है, तो भैया सूखे हुए प्रकंद से, प्रकंद का मतलब राइजोम, यानी कि ये भूमिगत तना का रूपांतरण वाला भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है। तो सूखा हुआ जो प्रकंद होता है उससे ही हल्दी पाउडर प्राप्त होता है मेरे भाई, हल्दी के पौधे में। बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले ओके, देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जो आलू होता है ना, आलू, इस आलू का कायिक प्रवर्धन किस में होता है? ध्यान से समझना, जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है जब भी आलू आए तो आपके दिमाग में तना आ जाना चाहिए, और ये भूमिगत तने का रूपांतरण है। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, यही कहा जाता है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ध्यान से समझना, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये कायिक प्रवर्धन यानी कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्या? तो ये भैया नए पौधे के निर्माण में सहायक होता है। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन के बारे में आपने सुना होगा, प्रजनन के बारे में आपने सुना होगा। लैंगिक प्रजनन से और अलैंगिक प्रजनन से क्या होता है? नए जीव का निर्माण होता है, जिसे हम है और हमारे जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं। हाँ, लैंगिक प्रजनन अलग होता है, अलैंगिक प्रजनन अलग होता है। तो ये कायिक जो प्रवर्धन होता है ना, ये अलैंगिक जनन का भाग होता है। ये अलैंगिक जनन का क्या होता है? पार्ट होता है, अलैंगिक जनन का भाग होता है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं। तो ऐसा जनन या ऐसा प्रजनन जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में भाग नहीं लेते हैं, वो होता है अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन का ही भाग होता है कायिक प्रवर्धन। इससे क्या होगा भैया? इससे नए पादप का निर्माण होगा, इससे नए पादप का निर्माण होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आलू होता है, आलू का जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किस में होता है? भाई आलू में जो नए पादप का निर्माण होता है वो किस में होता है? भाई जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ती में होता है, बीज में होता है। तो मेरे भाई तना में होता है। अरे भाई तना से ही तो नया निर्माण होता है नए पादप का, आलू में आपने देखा होगा। जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ, ये आलू है। अब आलू में इस तरीके से आंख होती है, आपने पता होगा, होती नहीं होती? तो ये वाला जो भाग है इन्हें कहा जाता है आंख। ये आलू की आंख होती है, ठीक है। तो आलू के अगर इस भाग को काट करके अगर आप जमीन में लगा देते हो तो इससे नए आलू का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जिस वाले भाग में अगर आंख नहीं है, अगर आप आंख के उस भाग को, अगर आलू के आप उस भाग को जमीन में काटते हो तो इससे आलू का निर्माण नहीं होगा मेरे भाई, इससे आलू का निर्माण नहीं होगा। लेकिन ये आंख वाले भाग से आलू का निर्माण क्या हो जाएगा? आलू का निर्माण हो जाएगा। घरों में हमारी जो मम्मियाँ होती है वो जब भी घर में आलू लगाती है, देखो होगा हमारे आसपास, जब भी आलू लगाया जाता है तो किस तरीके से लगाया जाता है? तो जिस जगह पर ये आंख होती है ना,
उस चाकू को इस तरीके से काटा जाता है कि उस आलू के भाग में आंख होना जरूरी है, उसी जमीन में गाड़ा जाता है और उससे नए आलू का निर्माण होता है। तो वो होता है कायिक प्रवर्धन। वो क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है? याद रखना, इस वाले भाग को कहा जाता है कर्तोत्की। कर्तोत्की, इस कर्तोत्की को कहा जाता है एक्सप्लांट। यह पादप का वह भाग है, इसके बारे में लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यह पादप का वह भाग है, वह भाग है जिससे नए पादप का निर्माण होता है। तो पादप का वह भाग जिससे नए पादप का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? कर्तोत्की कहा जाता है, एक्सप्लांट कहा जाता है। एनसीईआरटी में दिया गया है। आलू की जो आंख का ये वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग को आप कर्तोत्की कह सकते हो। एक होता है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी वह क्षमता होती है जिसके कारण नए पौधे का निर्माण होता है। खैर उसको छोड़िए, उसको रहने दीजिए, आप बस जो बता रहा हूं उतना याद कर लीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि कायिक प्रवर्धन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। इससे नए पादप का निर्माण होता है। ये एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन का भाग होता है। आलू में आपने देखा होगा जो आंख होती है, इस आंख से नए पादप का निर्माण होता है। जिस भाग में आंख नहीं है उससे आलू का निर्माण नहीं होता, आलू के पौधे का निर्माण नहीं होता है। कर्तोत्की पादप का वह भाग होता है जैसे कि ये आंख है, तो इस आंख को हम कर्तोत्की कह सकते हैं। या आलू का, यह पादप का वह भाग होता है जिससे नए पादप का निर्माण होता है। बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको वायवीय और अर्धवायवीय तने के रूपांतरण बता देता हूं भैया। चले आगे। ओके, देखिए मेरे भाई, अब ध्यान से समझना। देखो, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जो तना होता है उस तने के 3 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। पहला जो रूपांतरण होता है वो होता है भूमिगत रूपांतरण, दूसरा होता है वायवीय रूपांतरण जिसके बारे में अब हमें पढ़ना है। उसके बाद में हम अर्धवायवीय रूपांतरण पढ़ेंगे। देखो, तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं वायवीय रूपांतरण। वायवीय रूपांतरण, एरियल मॉडिफिकेशन। देखो, ये 3 प्रकार का होता है। ए होता है, ये 3 प्रकार का रूपांतरण है। ए होता है तना प्रतान, ए होता है तना प्रतान। बी होता है मेरे भाई, ए होता है तना प्रतान, बी होता है तना कटक, और सी जो होता है वो होता है पर्णाभ स्तंभ। अब इन तनों की संरचना कैसी होती है, तो पहले तो मैं आपको संरचना के बारे में बता देता हूं, फिर इनका उदाहरण बताता हूं। वायवीय तना में आपको 3 चीजें याद रखनी है: तना प्रतान, तना कटक और पर्णाभ स्तंभ। ये जो वायवीय तना का जो रूपांतरण है उसमें पहला है तना प्रतान। याद रखना, जो तना प्रतान होगा ये किस प्रकार का होगा, ये किस प्रकार का होगा। तो इस तने की जो संरचना होती है ना मेरे भाई, वो कैसी होगी? वो होगी पतली, ठीक है, और पतली के अलावा लंबी होगी और कुंडलीनुमा होगी। कुंडलित होगी भैया। कैसी होगी? कुंडलित होगी। अब ये कुंडलित क्या होता है? बहुत सारी जो लड़कियां होती है उनका देखो होगा आप, बाल ऐसे घूमे हुए रहते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से होते हैं ना। बहुत सारे लड़कों के भी होते हैं, लेकिन लड़के तो क्या लंबे बाल रखते नहीं है, तो अच्छे से नहीं बता पाते। स्प्रिंग जो होती है ना, स्प्रिंग, वैसे। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, तो एग्जांपल से आपको सब समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है तरबूज। तरबूज देखा? तरबूज की बेल देखी है आपने? तरबूज की बेल, उस तरबूज की बेल का जो तना होता है ना मेरे भाई, वो पतला होता है कि नहीं है? लंबा होता है कि नहीं है? और उसमें कुंडलित पाई जाती है, उसमें कुंडली पाई जाती है मेरे भाई।
आपने देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो इस तरह की संरचना, इस तरह का तना दिखाई देता है। तरबूज के अलावा खरबूज, खीरा और घिया, ये तना प्रतान के उदाहरण है। तना कटक के बारे में बात करते हैं तो इसकी संरचना कैसी होगी, बताओ। तना कटक की संरचना कैसी होगी मेरे भाई? इसकी संरचना होती है नुकीली। ये नुकीली होती है भैया। ये तना जो होता है वो नुकीला होता है कि नहीं? सीधा भी होता है कि नहीं है? और नुकीला है और सीधा है तो सुरक्षा भी प्रदान करेगा भैया। और ये काष्ठीय होता है। काष्ठीय का मतलब इस प्रकार के तने से लकड़ी प्राप्त होती है, समझ रहे हो? अब जैसे कि मैं जैसे ही एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण है नींबू। नींबू का पौधा देखा है? नींबू एक इसका उदाहरण है भैया, एनसीईआरटी में दिया गया है, बोगेनवेलिया। बोगेनवेलिया, ये दो उदाहरण आपको याद रखने हैं तना कटक में। तो देखो होगा, जो तना होता है उसमें कांटे नुमा कांटे होते हैं, कांटे होते हैं ना, तो सुरक्षा प्रदान करने में भी हेल्प करता है। सीधा होता है वो कांटे, नुकीले होते हैं और काष्ठीय, इस प्रकार के तने से लकड़ी प्राप्त होती है, मोटा भी होता है। ठीक है, तो ये तना कटक आपको समझ में आ गया। ओके, इसके अलावा अब सी की बात करते हैं, पर्णाभ संरचना की, पर्णाभ स्तंभ की बात करते हैं। तो इसमें जो संरचना होगी ना मेरे भाई, वो होती है मोटी, मांसल होती है। और इस प्रकार के तने की जो संरचना होती है ना, वो प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होती है। प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होती है या फिर सहायक होती है, लिख देता हूं। इसका उदाहरण क्या है? नागफली। ठीक है, बोलो, दिख तो रहा है आपको? किसी को प्रॉब्लम है आज तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो नागफनी इसका उदाहरण है भैया, पर्णाभ स्तंभ का। तो ये सारी चीजें याद रखनी, अब ध्यान से समझना। कुछ नहीं है, तने की संरचना के आधार पर जो वायवीय, यानी कि ऐसा तना जो वायु में पाया जाता है कि नहीं है, बाहर पाया जाता है, उसको, उस तने को वायवीय रूपांतरण कह दिया है। अब देखो, एक तो नॉर्मल तना होता है कि इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है कि नहीं है? तो उस तरीके से फिर तना के प्रकार बताए गए। तो वायवीय जो रूपांतरण होता है तने का, उसके 3 प्रकार। पहला होता है तना प्रतान, जिसमें तने की जो संरचना होती है पतली होती है, लंबी होती है, कुंडलित होती है, जैसे कि तरबूज, खीरा, खरबूज और घिया। दूसरा होता है तना कटक, इसमें संरचना नुकीली होती है, सीधी होती है, काष्ठीय होता है, सुरक्षा की दृष्टि से होता है, जैसे कि नींबू का पौधा आपने देखा होगा। और बोगेनवेलिया, गूगल पर सर्च करके देख लेना, पता लग जाएगा कि एक्चुअली में बोगेनवेलिया का पादप कैसा होता है। तीसरा होता है पर्णाभ स्तंभ, इसकी संरचना मोटी होती है, मांसल होती है और प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि तने का वह रूपांतरण बताइए जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। तो है पर्णाभ स्तंभ। क्या है? पर्णाभ स्तंभ। इसका उदाहरण है नागफनी। ठीक है, तो ये वायवीय रूपांतरण आपको समझ में आ रहा है। ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भूमिगत तने से पूछे जाते हैं, जिनको मैं आपको अच्छे से याद करवा के आ चुका हूं। ठीक है, अब इन्हें मैं मिटा देता हूं और भैया आगे चलते हैं। अब अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना के रूपांतरण देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, अब ध्यान से समझना भैया। अर्धवायवीय तना, इनको याद कर लेना मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अर्धवायवीय तना या सब एरियल मॉडिफिकेशन। आइए भैया,
इसके बारे में समझते हैं। तने का अर्धवायवीय रूपांतरण, देखो भैया इसमें भी चार है। पहला होता है स्टोलोन, जिसे बूस्तारी कहा जाता है। देखो ये चीजें रटनी पड़ेगी भैया, रटनी पड़ेगी मेरे भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। दूसरा होता है मेरे भाई रनर, जिसे ऊपरी बूस्तारी कहा जाता है। तीसरा होता है मेरे भाई सकर, जिसे अंत्य बूस्तारी कहा जाता है। और चौथा होता है मेरे भाई यानी कि डी होता है ऑफसेट, ये सेट ऑफ होता है, ऑफसेट होता है, जिसे कहा जाता है बूस्तारी का, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना है। जो बूस्तारी होता है सेटेलोन होता है, इसका उदाहरण है भैया मिंट और जेस्मिन। रनर का है भैया घास और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी है ये, स्ट्रॉबेरी लिख लेना आपके हिसाब से। सकर अंत्य बूस्तारी का उदाहरण है भैया केला और अनानास। देखो ये चीजें है भैया जिन्हें रटने की आवश्यकता है। और ऑफसेट बूस्तारी का उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण है भैया पिस्टिया और जलकुंभी। पिस्टिया और जलकुंभी। रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन दोनों को वायवीय और अर्धवायवीय को याद करो या ना करो, लेकिन मेरे भाई जो भूमिगत तने के रूपांतरण के भाग है उन्हें याद कर लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपकी रेलवे में, ये फिक्स है, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा मेरे भाई। तो ये चीजें भी है भैया, इन्हें याद कर लेना। अब इसमें तो देखो रटाया गया, हमें तो भैया कुछ ऐसे बताई थी हमारे टीचर ने, एक है नाम तो मुझे उनका याद नहीं आ रहा, अच्छे टीचर है, अलवर के, हमारे यहाँ राजस्थान के ही, नीट में पढ़ाया था हमें भैया। उन्होंने कहा था कि भैया मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था जेस्मिन, है कि नहीं, उसके मुंह से आती थी स्मेल, इसलिए वो खाती थी मिंट की चिंगम, ठीक है। अब गर्लफ्रेंड थी भैया, तो शादी के लिए कहा घर वालों से, घर वाले नहीं माने, तो वो उसको लेके भाग गए रनर, है कि नहीं, तो लेके भगा तो घास पे वो फिसल गए, और जैसे ही फिसले तो वहां पर उन्हें स्ट्रॉबेरी दिखी भैया, स्ट्रॉबेरी खा ली। अब लड़की थी ना जो जैस्मिन, वो कुछ ज्यादा ही खाने में वो थी, तो उसने केला और अनानास और खाया, ठीक है, और फिर वो अपसेट हो गया, इसलिए भैया उसने इसको पीट दिया। तो पिस्टिया या जलकुंभी आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, पता नहीं उसने किस तरीके से समझाया था सर ने, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, तो अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो कर लेना, नहीं तो मेरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो चीज ऐसी है, बूस्तारी का उदाहरण है मिंट और जैस्मिन, मैंने लिख दिया है। ऊपरी बूस्तारी का उदाहरण है घास और स्ट्रॉबेरी, अंत्य बूस्तारी का उदाहरण है केला और अनानास, और बूस्तारिका का उदाहरण है पिस्टिया और जलकुंभी। याद करना पड़ेगा मेरे भाई, याद करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पर आपका तना समाप्त हो चुका। अगर आपने चीजें पढ़ ली ना भैया जो मैंने आपको लिखाई है, तो आपका काम हो गया। अब कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। बायोलॉजी के जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है प्ले लिस्ट में जाइए, उस चैप्टर के पूरे सारे क्वेश्चन कर लेना और वो चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर नहीं आए तो टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, वहाँ पर मैं आपको पूरे सारे क्वेश्चन करवाता रहता हूँ और PDF भी उपलब्ध कराता रहता हूँ। कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन डालता हूँ यूट्यूब चैनल पर, उनका भी आंसर दिया करो यार। और वीडियो आती है, वीडियो को देखा करो मेरे भाई, बहुत काम की चीज़ें होती है। हम घंटों मेहनत करते हैं इन वीडियो के लिए, आप वीडियो नहीं देखते, बोलो यार। देखा करो, सब्सक्राइब कर लेना यार। देखो सिर दर्द कर रहा है, नींद आ रही है, खाना नहीं खाया, 1 बज गया यार,
12:30 12:36 हो गए। समझा करो यार, मेहनत तो लगती है मेरे भाई। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और कल की जो वीडियो आएगी ना, देखो आज एनर्जी नहीं है, आपको पता है कल की वीडियो थी उसमें बहुत एनर्जी थी, हमने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझने की कोशिश की है। वैसे मैंने इनको समझाने की कोशिश तो खूब अच्छे से की है, पर करे क्या, अब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं तो भैया रटनी पड़ेगी, उसमें क्या है। कल जो वीडियो है वो कल हो सकता है पत्तियों पर आ जाए। तो जड़ और तना हमारा कंप्लीट हो चुका है, पत्ती पड़ने वाली है, पत्ती पड़ेंगे, पुष्प पड़ेंगे और फल पड़ेंगे। उसके बाद में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो आपके रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।